तो बेटा ये जो है प्रोबेबिलिटी का आज हमारा है लेक्चर 7। ये हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो आज जैसे कि हम पिछले क्लास में देख रहे थे ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी के पहले आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे लेवल के हमें आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, भले ही वो बेस थ्योरम से हो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हो, क्योंकि उनमें जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, और या भले ही कोई जनरल जो है कॉन्सेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन हो। तो आज प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगा पूरे तरीके से। आज के लेक्चर के बाद जो है मैं आपके ग्रुप में क्वेश्चंस भिजवा दूंगा इसके, है ना, इसका प्रोबेबिलिटी के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सेंड करवा दूंगा। उनमें जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो पहले उनको अटैम्प्ट कर लेना, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कर देना, तो मैं उनके सॉल्यूशंस जो है पीडीएफ फाइल बना के आपके ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप जो है रिवीजन जरूर करते रहें बेटा, 5-6 जो भी इसके लेक्चर हुए हैं प्रोबेबिलिटी के, रिवीजन करते रहें। और इसके साथ साथ में बेटा पीएनसी का भी जरूर रिवीजन कर लेना एक बार, तो क्योंकि पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी जो है मिला के ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पीएनसी और इसका दोनों का जो है मिला के रिवीजन कर लेना मेरे लेक्चर नोट्स से, और उसके बाद जो है आप कहीं के भी कोई भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो बेटा हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वेश्चन लिखिए, इफ difference between mean and variance of a BPD is 1 and difference between squares is 11, then find the probability of getting exactly 3 सक्सेस। ठीक है, तो बेटा देखिए इसने क्लियरली बोल दिया बीपीडी। बीपीडी का मतलब क्या, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो इसने बोला कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो 1 है। बेटा आपको पता है कि इन बीपीडी, इन बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा मीन क्या होता है, एनपी, एंड बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएंस दिया है, तो वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। तो इसने क्या बोला था बेटा कि इनका डिफरेंस 1 है, मतलब एन पी माइनस एन पी क्यू इक्वल टू, बेटा इसका मतलब 1 दिया हुआ है। इसको हम और भी चीज़ें जो है लिख सकते हैं, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक तो बेटा ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या दिया था, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब एन पी स्क्वायर माइनस एन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया बेटा, 11 दिया है ना, लिखा था ना कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स इज 11। तो बेटा इसको जो है हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे मैं लिख पाऊँगा एन पी माइनस एन पी क्यू इंटू एन पी प्लस एन पी क्यू इक्वल टू 11। बेटा क्वेश्चन इसमें इक्वेशन 1 में दिया हुआ है एन पी माइनस एन पी क्यू की वैल्यू इज़ 1, यहाँ पुट कर दूँ तो 1 इंटू एन पी प्लस एन पी क्यू इक्वल टू 11। तो बेटा ये 2 इक्वेशन हो गई मेरे पास, एक ये इक्वेशन और एक जो ये इक्वेशन। अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली बेटा सॉल्व करूं, मान लीजिए कि मैंने जो है दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। अगर बेटा मैंने जो है इनको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से एन पी कॉमन आके 1 माइनस क्यू अपॉन एन पी कॉमन आकर 1 प्लस क्यू और इक्वल टू बेटा क्या हो गया 1 अपॉन 11। तो ये ऐसे कुछ कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 माइनस 11 क्यू इक्वल टू 1 प्लस क्यू, ये हो गया बेटा 10 इक्वल टू 12 क्यू, मतलब क्यू की वैल्यू आ गई है बेटा 5 अपॉन 6।
ठीक है। क्यू आप जानते हैं बेटा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये, तो बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी होता था, तो 1 माइनस क्यू हो जाएगा। तो बेटा पी की वैल्यू कितनी हो गई 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 1/6। बेटा इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट पी एंड क्यू इन इक्वेशन 1। जब इसमें बेटा मैंने पुट किया तो एन कॉमन ले सकते हैं इसमें से, एन पी 1 माइनस क्यू ऐसे लिख लीजिए। तो एन इंटू पी की वैल्यू है 1/6, 1 माइनस क्यू ये भी बेटा 1/6 हो गया इक्वल टू 1। तो एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 36। तो नंबर ऑफ ट्रायल होता था है ना बेटा, बीपीडी में एन क्या होता था नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए हमारे पास 36। बेटा इसने बोला क्या था फाइनली, इसने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस। तो बेटा 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस, तो एन सी 3 इंटू सक्सेस की पावर 3 इंटू फेलियर की पावर n-3। बेटा इस तरह का तो फॉर्मूला था हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में। तो ये कितना हो गया है, एन की वैल्यू कितनी है 36, तो 36 C3, पी की वैल्यू कितनी है बेटा ये रही 1/6, 1/6 की पावर 3 इंटू क्यू, क्यू कहाँ गया बेटा ये रहा 5/6 की पावर n-3, मतलब n की वैल्यू 36 है तो 33। तो बेटा ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 सक्सेस की। बात समझ में आ रही है। तो बीपीडी में ना बेटा ये मीन वेरिएंस वगैरह दिए हों तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया करें, एनपी एंड एनपीक्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास है, इफ सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल distribution for 5 trials is 1.8। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आप ये समझ लीजिए। तो कि फाइंड दी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसे कहते हैं, टेबल को हम लोग जो है बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर इसने बोला है मुझसे कि सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटा मीन क्या होता है एनपी, और बेटा वेरिएंस क्या होता है एनपीक्यू। इनका सम कितना दिया हुआ बेटा 1.8। ठीक है, एन की वैल्यू दी है 5 ट्रायल्स बोला है ना, तो 5 इंटू पी को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्यू इक्वल टू 1.8। तो ये हो गया बेटा, पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, या क्यू को लिख लीजिए, क्यू को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो गया बेटा 5p इंटू 2 माइनस पी इक्वल टू 1.8, या फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10p माइनस 5p स्क्वायर इक्वल टू 1.8। इसको एक तरफ ले आइए बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपके पास, 10p प्लस 1.8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप जो है बेटा p की वैल्यू निकालें। अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आ रहा है अपने पास p इक्वल टू 9/5 और 1/5। तो बेटा ये तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता, चूँकि एक से बड़ी तो हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी, ये तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो p की वैल्यू आ गई कितनी 1/5, तो मैं q निकालूंगा तो 1 माइनस पी, मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा 4/5। तो p आ गया बेटा मेरे पास, q आ गया मेरे पास, और नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं अपने पास 5। तो अब जो है बेटा अगर 5 ट्रायल हैं तो इसने बोला इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेटा अगर मुझे सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझे बेटा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो x की वैल्यू क्या क्या चलेगी बेटा, x की वैल्यू कितनी चलेगी। आपको पता है बेटा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग फाइंड करते हैं तो एक ऐसे टेबल बनती है, ये x की वैल्यू और यहाँ पर क्या है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू।
तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या क्या चलेगी, या तो 0 सक्सेस चलेंगी 5 में से, या फिर बेटा 1 सक्सेस चलेगी, 2 सक्सेस चलेगी, 3 सक्सेस चलेगी, 4 सक्सेस चलेगी, या फिर 5 सक्सेस चलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है टेबल में एक्स की पॉसिबल वैल्यू एक कॉलम में लिखी जाती है और उन पॉसिबल वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी दूसरे कॉलम में लिखी जाती है। तो अगर मैं एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी बेटा लिखूँ तो क्या हो जाएगी बाइनोमियल के हिसाब से 5C0 सक्सेस की पावर 0 एंड फेलियर की पावर n-0, तो मतलब 5। ऐसे ही बेटा x इक्वल टू 1 की अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो 5C1 सक्सेस की पावर 1 एंड फेलियर की पावर 5-1 मतलब 4। ऐसे ही बेटा अगर मैं x इक्वल टू 2 के लिए लिखूं तो 5C2 1/5 की पावर 2 4/5 की पावर 3। अगर मैं x इक्वल टू 3 के लिए लिखूं तो 5C3 सक्सेस की पावर 3 एंड फेलियर की पावर 2। ऐसे ही x इक्वल टू अगर मैं 4 के लिए लिखूं तो 5C4 1/5 की पावर 4 एंड फेलियर की पावर 1। ऐसे ही बेटा 5 सक्सेस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो 5C5 1/5 की पावर 5 एंड बेटा 4/5 की पावर 0। कुछ ये हो गया मेरे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ रहे हैं बेटा, वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस की पॉसिबल वैल्यूज़, और इधर जो है बेटा क्या आ गया हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझते हैं बेटा कि ये होता है हमारी एक टेबल जिसमें वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज़ और सामने में उधर की तरफ क्या लिखा जाता है बेटा, उधर की तरफ लिखा जाता है उनकी प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले बेटा मैं आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है और बताना चाहूँगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है आपको जो है बेटा पता भी हो। जैसे मैंने वैसे तो सब कुछ बता दिया था आपको, मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा था कि इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या है ना। बीच बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आती रही हैं, लेकिन अभी मैं फिर से जो है कुछ एक बार आपको याद दिला दूं। जैसे क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज वगैरह आ रही थी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ABC, ये आता है तो क्या होता है बेटा PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दूसरी बात, ये तो बेटा एटलीस्ट वन वाली बात हो गई। एक्चुअली बात ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ ABC को हम A यूनियन B यूनियन C बोलते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब है यूनियन। दूसरी बात, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि एटलीस्ट वन ऑफ AB, ध्यान रखना भले ही क्वेश्चन में ABC 3 सेट हो, लेकिन अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले उसी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ AB, तो इसका मतलब आप C को यूज़ नहीं करेंगे। एटलीस्ट वन के आगे जितने सेट लिखे हैं सिर्फ उतनों का ही बेटा आपको यूनियन देना है। एटलीस्ट वन का मतलब है यूनियन, और कितने का यूनियन, जो यहाँ पर इस यहाँ अंदर में जो सेट लिखे हों। एटलीस्ट वन ऑफ AB बोला तो सिर्फ A यूनियन B ही करेंगे। एटलीस्ट वन ऑफ ABC बोला तो तीनों का यूनियन करेंगे। इसका फॉर्मूला बेटा आपको जो है ध्यान होगा कि PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, और बेटा एग्जैक्टली टू वगैरह वाले जो फॉर्मूला हैं वो मैंने पहले आपको लिखाए हुए हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कभी भी बेटा साइमल्टेनियसली लिख दे, जैसे मिस मुझको बोलते AB साइमल्टेनियसली, तो बेटा हमें समझ जाना है वो क्या किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की। या A एंड B की बात करेगा तो अभी वो किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की। दूसरी बात, अगर ABC 3 लिख कर तब बेटा वो साइमल्टेनियसली लिखे, साइमल्टेनियसली, तो क्या कर रहा है वो बात, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तब भी वो इसकी बात कर रहा है। तो इन चीज़ों का बेटा आप ध्यान रखना कि एटलीस्ट वन का मतलब है यूनियन, यहाँ जितने सेट लिखेगा सिर्फ उतनों का यूनियन लेना है। सिर्फ AB लिखेगा तो आप सिर्फ A यूनियन B ही करना। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज़ और, मैंने आपको एक बात बताई होगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो जब हम लोग करते हैं
तो उसमें जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उन सभी का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। जैसे मेरा मतलब ये है बेटा कि जैसे अभी हम पिछले उस पर चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया, ये मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाई, इसमें जो ये प्रोबेबिलिटीज़ की लिस्ट है ना बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो अगर मैं इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करूं, जैसे अगर बेटा मैं सम करूं इस वाली लिस्ट का है ना प्रोबेबिलिटीज़ का, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन में, प्लस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल टू 1, प्लस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल टू 2, प्लस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल टू 3, प्लस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल टू 4, प्लस प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ x इक्वल टू 5, अगर मैं इन सभी का सम करूं तो वो हमेशा क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इन एनी बाइनोमियल probability distribution sum of all the probabilities इक्वल टू 1। ठीक है, और आगे चलें बेटा। तो इसमें जो है हम लोग वैसे तो मैं इस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। एक बात और ध्यान रखें, जैसे कभी कभी बेटा आपके पास लिखा हुआ आ सकता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर बेटा हम लोग जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करें, तो जब किसी सैम्पल स्पेस में ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए एक सैम्पल स्पेस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए मैंने सैम्पल स्पेस लिया कि थ्रोइंग ए डाइस। अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया, मैंने बोला एक इवेंट है इवन इवेंट है कि इवन नंबर ऑकर। बेटा E2 इवेंट है कि ऑड नंबर ऑकर। तो बेटा अगर मैं E1 और E2 को दोनों को मिला दूं तो क्या क्या आ जाएगा, इवन और ऑड दोनों आ गए, मतलब 1 से 6 तक के सभी नंबर इसमें आ गए बेटा डाइस के, क्योंकि इवन और ऑड दोनों मिला के इवन यूनियन E2, मतलब इवन वाले भी मिला दो ऑड वाले भी मिला दो, इवन ऑड मिला के, तो बेटा सारी सैम्पल स्पेस बन गई इसकी डाइस की। तो यह क्या आ गया, सैम्पल स्पेस। तो बेटा ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन करने पर पूरी सैम्पल स्पेस बन जाए वो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो देन E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मुझे बोलना चाहिए इफ़ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, चलता जा रहा हूँ मैं, और कहाँ तक बेटा, यूनियन En, मतलब मेरा मतलब मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। अगर इनका यूनियन इक्वल टू जो है बेटा वो सैम्पल स्पेस के इक्वल आ गया, देन मैं बोलूँगा कि E1 E2 E3 En आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो समझ रहे हैं बेटा, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन करने पर पूरा सैम्पल स्पेस बन जाए, उन इवेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कि ये जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो अब और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नोट कीजिए। ए रैंडम वेरिएबल x has the following probabilities डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये दिया हुआ है x की वैल्यू और x के हिसाब से प्रोबेबिलिटी बेटा हमें दी हुई है। 0 1, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है,
और बेटा 7 भी हो सकती है, ठीक है। 2 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी है 2k, इसकी भी 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, इसकी है बेटा 7k स्क्वायर प्लस k। ये जो है थोड़ा हमारा छोटा रह गया बना हुआ कॉलम, है ना, मैं अलग से लिख देता हूँ। 7k स्क्वायर प्लस k, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना बेटा, इसमें 7 की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसने बेटा अगर हम लोगों से बोला है कि ये एक टेबल बना दी जिसमें वेरिएबल की, जो रैंडम वेरिएबल है हमारा x, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है नीचे में लिखी हुई है बेटा। इसके बाद इसने बोला हम लोगों से कि डिटरमाइन, सबसे पहले k को डिटरमाइन करवाया। दूसरी बात बेटा इसने p(x<3) को बोला है, ठीक है। मतलब इसने क्या बोला है बेटा मुझसे, एक तो k की वैल्यू बताओ और एक प्रोबेबिलिटी बताओ कि x की वैल्यू 3 से छोटी है, तब प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो बेटा एक बात बताइए मुझे कि मैंने बोला था किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 0 1, इन सभी को बेटा आप ऐड कर लीजिए, और इक्वल टू बेटा कितना लिख देंगे 1। इसको आप सॉल्व करके देखिए बेटा, ये कितना हो गया है, ये हो गया हमारे पास 7 3 10 10k स्क्वायर, और k कितना है बेटा 2 2 4 5 3 8 और 1 9, 9k, और कांस्टेंट कितना है 1, -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के -1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया बेटा k+1, एंड दूसरा फैक्टर क्या आ गया बेटा 10k-1। तो बेटा k की वैल्यू एक तो -1 है, और बेटा दूसरे k की वैल्यू कितनी है 1/10 है। बेटा कौन सी वाली वैलिड होगी, आप इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखिए, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है k, तो बेटा -1 थोड़ी ना चल जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अगर k की वैल्यू मैंने -1 ले ली बेटा यहाँ पे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू k हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगी, अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो बेटा इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला है। हाँ 1/10 रखेंगे तो सही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ गए बेटा कि यहाँ पे k की वैल्यू 1/10 चलेगी, तो k की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं x<3 की प्रोबेबिलिटी, मतलब x की वैल्यू 3 से कम है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। बेटा x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 से कम है, तो 3 से कम में तो 0 भी चलेगी x की वैल्यू, 1 भी चलेगी और 2 भी चलेगी। मतलब ये कि अगर मुझसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है x<3 की, तो मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 x=1 की प्रोबेबिलिटी प्लस x=2 की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। 3 से छोटे तो ये सब है। तो 0 p0 कितना हो 0 प्लस p1 k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया 1/10, और बेटा p2 कितना था 2k, तो ये इसको यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 2/10। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कितना 3/10। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। आगे देखें बेटा, तो समझ रहे हैं जब भी कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे और बीच में कोई वेरिएबल वगैरह लिखते तो ध्यान रखना कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमेशा ही बेटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो उससे जो है हमें बहुत कुछ पता लग सकता है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। For 3 events A, B and C, probability of exactly one of ABC
सॉरी ए बी सी नहीं है, सिर्फ ए बी है, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ बी सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ सी ए इक्वल टू 1/4 probability of all three events occur simultaneously equal to 1/16। फिर इसने क्या बोला है, then probability that at least one of events occur इक्वल टू, तो सारे इवेंट्स मतलब सारे इवेंट की बेटा फिर इसने बात कर दी है, ठीक है। तो मतलब इसने फाइनली क्या मांगा है हमसे, ए यूनियन बी यूनियन सी, चूँकि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इसने मांगा है, मतलब हमसे एट लीस्ट वन ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ए पी बी वगैरह होता है। पहले हम ये तो देख लें बेटा, ये तो चलो हमसे मांग लिया गया है, जो दिया है उसको तो देख लें। जैसे बेटा इसने बात की पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, तो ए और बी में से एग्जैक्टली वन, मान लीजिए मैं इसको इस तरह देखूं, ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, तो एग्जैक्टली वन अगर मुझे चाहिए, या तो सिर्फ और सिर्फ ये, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये, ऐसा हो गया ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, ए और बी में से एग्जैक्टली वन मतलब कॉमन वाला नहीं चाहिए, या तो सिर्फ और सिर्फ ए या फिर सिर्फ और सिर्फ बी। तो बेटा पी ए प्लस पी बी, लेकिन बेटा इनको जब मैंने ऐड किया तो कॉमन वाला जो पोर्शन है वो ए में भी ऐड हो गया, बी में भी, तो इसको मुझे चाहिए ही नहीं, तो दो बार ऐड हो गया, तो दो बार ही इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1/16 दी हुई है। तो जिस जैसे मैंने ये लिखा है ना बेटा एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, तो ऐसे ही हम बी सी का भी लिख सकते हैं, हम लोग सी ए का भी लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी वैल्यूज, मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, पी ए प्लस पी बी -2 पी ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है 1/16। ऐसे ही हमें और क्या दिया है बेटा, पी बी प्लस पी सी -2 पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1/16। ऐसे ही और मुझे क्या दिया है बेटा, पी सी प्लस पी ए -2 पी सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या दिया है, 1/16। और क्या दिया है बेटा यहाँ पे, पी ऑल थ्री इवेंट्स ओकर साइमल्टेनियसली, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी 1/4 इंटू दिस इक्वल टू 1/16, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से 16 जब उधर कटेगा तो ये होगी 1/4। तो बेटा ये चार वैल्यू जो है मुझे दी हुई है, कोई दिक्कत है इसमें, ओके। अगर बेटा मैं एक काम करूं, मैं अगर इन सभी को 2 3 4 मुझे दिख रहा है कि इनको मैं ऐड करूंगा ना, तो ये फॉर्मूला बन सकता है ये वाला, ठीक है। और वही 2 टाइम, चूँकि 2 टाइम पी ए रहेगा, 2 टाइम बी बी रहेगा, 2 टाइम पी सी रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, और बेटा मैं और क्या करता हूँ, +2 टाइम इक्वेशन 4, मैं इनको ऐड कर देता हूँ। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा, जब ये लेफ़्ट साइड में ऐड होगी ना बेटा, तो 2 टाइम पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी, मैं बेटा 2 कॉमन ले चुका हूँ, है ना, ध्यान रखना, इसलिए 2 लिख नहीं रहा, इंटू में बाहर दिख रहा है वो, बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और बेटा राइट साइड में क्या दिख रहा है, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस ये 2 इंटू किया था ना बेटा इस वाली इक्वेशन में, फोर्थ में, तो 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 ये आ गया। ये मतलब राइट साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, ये आ चुका है 3/16 प्लस 8/16, मतलब 11/16। तो इसकी वैल्यू आ गई 11/16। बेटा 2 से उधर डिवाइड कर दूँ, ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये वाला, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला।
बेटा 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11/32। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो समझ रहे हैं कि जब डिटेल देना एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, तो बेटा ध्यान रखना सिर्फ ए बी में ही बात करना बस, ठीक है। बी सी पे ध्यान मत देना। अगर एग्जैक्टली वन ऑफ सी ए बोले तो सिर्फ सी और ए पे ही ध्यान देना बेटा, बी वगैरह पे आप लोग जो है ध्यान नहीं देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चले। ओके आगे चलते हैं। ये है ना, आप समझ रहे होंगे ये लैंग्वेज तो आप 1/4 इंटू दिस है ना, ये दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball, आप बेटा साथ के साथ नोट करते रहना। A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed and this ball along with two additional balls of same color are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then probability that this ball is red is। तो बेटा अगर आप जो है इसको समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, तो इसने बोला है कि हमारे पास एक बैग के अंदर जो है, हमारे पास एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं इनिशियली और बेटा 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक जो है रैंडमली एक बॉल ड्रॉ किया बैग से। तो जब रैंडमली एक बॉल बेटा ड्रॉ किया, 1 बॉल ड्रॉ, तो बेटा एक बात बताइए, एक बॉल अगर हमने ड्रॉ किया है, हमें नहीं पता है कि वो ब्लैक ड्रॉ किया हुआ है या फिर रेड। 2 केस हो सकते हैं, या तो बेटा रेड ड्रॉ हुआ होगा या फिर बेटा ये जो है 1 ब्लैक ड्रॉ हुआ होगा। तो अगर 1 रेड ड्रॉ हुआ तो बेटा फाइनली क्या हुआ होगा, 1 रेड ड्रॉ हुआ तो इसने क्या बोला है, एंड इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलोंग विद 2 एडिशनल बॉल ऑफ सेम कलर आर रिटर्न। मतलब अगर एक रेड आया तो बेटा वापस हम क्या करेंगे, एक तो इसको रिप्लेस करेंगे, साथ में दो और इसी कलर की रख देंगे। मतलब जैसे पहले 4 रेड थी तो एक निकाली तो वो तो वापस चलेगी, तो काउंटिंग चेंज नहीं हुई, लेकिन 2 एडिशनल बॉल जो है इसमें रखी गई सेम कलर की रेड वाली। तो अगर रेड निकली होगी शुरू वाली बॉल तो 2 और रेड रख दी गई होंगी वापस, तो 6 रेड एंड 6 ब्लैक हो गई। जबकि अगर बेटा एक ब्लैक निकली होगी शुरुआत में तो ब्लैक ही 2 वापस की होंगी हमने, तो 4 रेड और बेटा कितनी हो गई, 8 ब्लैक हो गई हमारे पास। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखें बेटा आगे। तो जब ये हमारे पास बेटा हो चुका है, तो या तो ये केस हुआ होगा या फिर ये केस हुआ होगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना बेटा, मैं इस तरह बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि एक है बेटा हमारे पास या तो E1 हुआ होगा या फिर E2 हुआ होगा। 2 केस हो गए, ये टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब है कि रेड बॉल ड्रॉ हुई थी, बॉल ड्रॉन।
बेटा E2 का मतलब मैंने बोल दिया कि जो शुरुआत में हुई थी वो ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई थी, ठीक है। अच्छा, इस टाइम बैक कैसा दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है, इस टाइम कैसा बैक है वो ऐसा दिख रहा है। मैंने एक इवेंट बोल दिया ए इवेंट क्या है बेटा, मैंने लेट किया लेट ए कि जब हमने एक सेकंड टाइम में एक जो बॉल निकाली है वो रेड है, मीन्स बॉल इन सेकंड ड्रॉ इज रेड। कोई दिक्कत है बेटा, ये रेड है तो मुझे एक ही तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसने ही तो बोला था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब सेकंड टाइम बॉल निकाली है वो रेड है। तो बेटा अगर मुझे रेड की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब मुझे एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मुझे अगर एक ही प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये तो किस में मिल सकता है, ई में, E1 में जाके भी मिल सकता है, E2 में जाके भी। तो मैं क्या करूँगा, E1 होने की प्रोबेबिलिटी इंटू अगर E1 प्रोसेस हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी, प्लस E2 होने की प्रोबेबिलिटी इंटू अगर E2 हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा, ये यहाँ दिया हुआ था ना, E1 मतलब एक रेड बॉल ड्रॉ हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी थी बेटा, एक रेड बॉल ड्रॉ हुई है, इनमें से जब एक रेड बॉल ड्रॉ हुई है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/10। और E2 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/10, ठीक है। और ऐसे ही E1 हुआ है तो ए की प्रोबेबिलिटी मतलब E1 हुआ है तो बेटा फाइनली बैग ऐसा दिख रहा होगा ना, तो इसमें से ए होने की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड बॉल निकली, तो इस बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस टाइम पे बैग ऐसा दिख रहा होगा E1 हुआ है तो इसमें से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6 रेड बॉल है, टोटल 12 है। ऐसे ही बेटा ये हुआ है तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/कितना है, ये 12 है। तो इसकी फाइनल वैल्यू बेटा देखिए कितनी हो गई है, ये हो गई है, ये कट जाएगा शायद 4 × 3 ऐसा कुछ, और ये 3 से कट गया बेटा 2 टाइम्स, 2 से कट गया 5 टाइम्स ऐसा कुछ, ये 6 2, ये भी शायद 1/5 आ गया है। तो ये शायद ओवरऑल हो गया हमारे पास कितना 2/5, ऐसी कुछ वैल्यू दे दी इसने। तो कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताइए। तो समझ रहे हैं आपकी, क्योंकि दो केस हो सकते थे, एक रैंडम बॉल ड्रॉ की फिर उसमें उसके साथ में दो और एडिशनल बॉल सेम कलर की वापस रख दी, तो दो केस है ना। पहला केस हो सकता है कि रेड बॉल निकली हो तब वापस रखी हो सकता है ब्लैक बॉल निकली हो तब वापस रखी हो, है ना बेटा। तो मल्टीपल चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं, कोई दिक्कत है इसमें। तो बेटा इसको जो है आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो बेटा आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देयर आर 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज नेमली 1 2 3। तीन पार्टी है बेटा, हमने पार्टी 1 पार्टी 2 पार्टी 3 तीन नाम दे दिए। इफ इन द एडजॉइनिंग टेबल Pij denote the probability that party J wins the general election contested when party I is in the power. The probability that party 2 will be in power after next 2 elections, given that party 1 is in the power is। इसने बेटा ऐसे बोला है कि हमारे पास जो है पार्टी 1 इस टाइम पे पावर में है
और 2 इलेक्शन के बाद पार्टी 2 पावर में होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। साथ में इसने और क्या दिया है बेटा, एक टेबल बना के दी है। इसने एक टेबल में लिखा है P11 इक्वल टू 0.7, P12 इक्वल टू 0.2, P13 इक्वल टू 0.1, P21 इक्वल टू 0.5, P22 इक्वल टू 0.3, P23 इक्वल टू 0.2, P31 इक्वल टू 0.3, P32 इक्वल टू 0.4, P33 इक्वल टू 0.3। ठीक है बेटा, कुछ ऐसा हो गया है ना। ये एक इसने जो है बेटा वो टेबल बना के दी है। ठीक है, अच्छा, ये P12 का मतलब है कि 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट पावर में है तो। P23 का मतलब है तीसरे पार्टी के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर 2 पावर में है तो समझ रहे हैं आप बात को, है ना। तो अब देखते हैं कि हमें जो है क्या करना है। बेटा इसने बोला था, अच्छा हमारा जो है कंडीशन क्या है वो देखिए। इसने बोला कि अभी करंट जो सिचुएशन है वो पार्टी 1 है पावर में। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद एक इलेक्शन होगा। ये एक जो है इलेक्शन की एक बाउंड्री है जिसको पार करके आगे जाना है, इलेक्शन 1। ऐसे ही बेटा एक दूसरा इलेक्शन है, उसकी भी एक बाउंड्री है जिसको पार करके जाना है। ये है हमारे पास इलेक्शन 2। बेटा अभी पार्टी तो देखो, और मुझे इधर क्या चाहिए, मुझे इधर चाहिए पार्टी 2 चाहिए। इलेक्शन 2 के बाद पार्टी 2 चाहिए पावर में। तो पॉसिबल केसेस देखते हैं पहले हम पॉसिबल केस ये देखेंगे कि अभी पार्टी 1 है करेंटली और 2 इलेक्शन के बाद पार्टी 2 चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे लग रहा है पहला केस तो हो सकता है, केस 1 तो हो सकता है कि अभी पार्टी 1 हो, फर्स्ट इलेक्शन में कौन जीत जाए बेटा, फर्स्ट इलेक्शन में कौन जीत जाए, पार्टी 1 ही जीत जाए और उसके बाद पार्टी 2 आई हो सेकंड इलेक्शन के बाद। हो सकता है केस 2 क्या हो सकता है बेटा कि करंटली तो पार्टी 1 है ही पावर में, फर्स्ट इलेक्शन में पार्टी 2 जीती हो और फिर सेकंड इलेक्शन में भी पार्टी 2 जीत गई हो। और क्या हो सकता है, करंटली तो पार्टी 1 है ही, फर्स्ट इलेक्शन में पार्टी 3 जीत गई हो तो वो पावर में आई हो, फिर सेकंड इलेक्शन में पार्टी 2 जीती हो। तो ये बेटा हमारे पास जो है 3 केस है कि पार्टी 1 फिर पहले करंटली पार्टी 1 है, पहले इलेक्शन के बाद फिर से पार्टी 1 जीती, उसके बाद पार्टी 2 जीती हो, है ना। ऐसी अभी पार्टी 1 है, फिर फर्स्ट इलेक्शन में पार्टी 2 जीत के पावर में आई, फिर सेकंड इलेक्शन में पार्टी 2 जीत गई। ऐसे ही बेटा पार्टी 1 अभी है, पार्टी 3 फर्स्ट इलेक्शन में जीती और सेकंड इलेक्शन में पार्टी 2 जीत गई। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास जो है इसकी जो मतलब क्या क्या प्रोसेस हुए बेटा। अभी पार्टी 1 है, फिर से पार्टी 1 आई, तो पार्टी 1 के पावर में रहते हुए पार्टी 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P11, है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी प्लस तीसरे केस की प्रोबेबिलिटी। पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, प्रोसेस क्या है, पार्टी 1 के रहते हुए पार्टी 1 पावर में आई और फिर पार्टी 1 के रहते हुए पार्टी 2 पावर में आई। तो 1 के रहते हुए 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी इंटू 1 के रहते हुए 1 के रहते हुए 1 जीती पहले, तो 1 के रहते हुए 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी और इंटू 1 के रहते हुए फिर 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 के रहते हुए 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी इंटू 2 के रहते हुए 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1 के रहते हुए 3 के जीतने की प्रोबेबिलिटी इंटू 3 के रहते 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और बेटा सभी की वैल्यू को आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए। P11 यहाँ टेबल में दिया हुआ था 0.7 इंटू P12 कितना दिया था 0.2 प्लस P12 है 0.2 इंटू P22 0.3, P13 इज़ 0.1 इंटू P32 इज़ 0.4। इन सभी की वैल्यू जब आप बेटा लिखेंगे तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0.24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप कि हमारा प्रोसेस क्या था, 1 के रहते 1 को जीतना है एंड 1 के रहते हुए 2 को जीतना है, या फिर
वन के रहते पार्टी वन के रहते पार्टी टू जीते, और फिर पार्टी टू के रहते पार्टी टू जीते, या फिर पार्टी वन के रहते पार्टी थ्री जीते, एंड पार्टी थ्री के रहते पार्टी टू जीते। तो एंड का मतलब इनटू, और बेटा और का मतलब प्लस। कोई दिक्कत? आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। अगर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नोट कीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। देयर आर 3 coins C1, C2, C3, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है बेटा C1 इज ए फेयर कॉइन पेंटेड ब्लू ऑन द हेड साइड एंड वाइट ऑन दी टेल साइड, ठीक है बेटा। उसके बाद इसने बोला है C2 एंड C3 आर वाइज्ड coins so that probability of a head is P, ठीक है बेटा। इसके बाद इसने आगे क्या लिखा है, they are painted blue on the tail side एंड रेड ऑन दी हेड साइड। ये बेटा C2 और C3 की बात हो रही है ना। उसके बाद इसने क्या बोला है, 2 of 3 coins are selected at random and tossed if probability that both coins land up with sides of same color is 29/96, then possible values of P can be, ठीक है बेटा। तो इसने हमें जो है कुछ ऐसा बोला है ना। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसने बेटा क्या क्या दिया हुआ है डिटेल, इसने डिटेल दी हुई है, एक C1 कॉइन है बेटा, C1 कॉइन पर हेड और टेल जो है ये एक्चुअली फेयर कॉइन है, तो हेड टेल दोनों वहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/2। अच्छा, इस पर जो हेड है उस पर क्या आया हुआ है, इस पर एक साइड पेंटेड है हमारे पास, हेड साइड इज ब्लू। इस पर जो हेड साइड है बेटा उस पर ब्लू पेंटेड है। ऐसे ही इस पर बेटा जो टेल साइड है उस पर वाइट पेंटेड है। उसके बाद बेटा आगे देखते हैं, हमारे पास C2 और C3 जो कॉइन है ये दोनों एक जैसे हैं, और इनमें से जो इनका हेड है, इनके हेड पर क्या पेंटेड है बेटा, रेड। इनके टेल पर क्या पेंटेड है, ब्लू। कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा हो गया है ना बेटा। अब देखते हैं इसने आगे हम लोगों से क्या बोला है। अच्छा, इसमें ना बेटा हेड आन, इन दो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है बेटा कितनी, P, ये लिखा हुआ था। और बेटा
टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, फिर 1 माइनस पी हो जाएगी, है ना। और बेटा इस वाले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही कितनी रहेंगी, 1/2, क्योंकि बेटा ये क्या है, हमारे पास फेयर कॉइन है। कोई दिक्कत है? तो ये हमारे पास जो है इन कॉइन्स की डिटेल हो गई। अब इसने जो है आगे क्या बोला है, इसने बोला है हमसे कि हमारे पास बेटा हमारे पास जो है जब तीनों कॉइन में से 2 कॉइन रैंडमली सेलेक्ट हुए, तो अगर बेटा 2 कॉइन रैंडमली सेलेक्ट हुए तो बेटा एक काम करते हैं, हमारे पास ना 3 केसेस हुए होंगे। इन कॉइन्स में हमारे पास 3 केसेस बने होंगे। या तो इवन का मतलब है कि C1 या C2 सेलेक्ट हुआ होगा। मान लीजिए मैं बोल दूँ E2 केस, E2 में C2 और C3 सेलेक्ट हुआ होगा। और बेटा मैं एक बोल दूँ E3, मैंने E3 में बोल दिया कि C1 एंड C3 सेलेक्टेड। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये तीन कॉइन हो गए, इनमें से कोई ना कोई से जो है 2 हमारे पास सेलेक्ट होकर के आए हैं। ठीक है, अब और आगे देखें तो इसमें जो है अब हमारे पास तीनों केसेस में किस तरह से जो है, जैसे मान लीजिए C1 C2 सेलेक्ट हुए, तो उनमें जब दोनों को टॉस किया जाएगा तो उनमें सेम कलर आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। या फिर C2 C3 अगर टॉस किए गए हों तो सेम कलर आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी। या फिर बेटा C1 C3 टॉस किए गए हों तो सेम कलर आया हो, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा बेटा, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का जो है क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें हम लोग एक काम करते हैं। देखिए मान लीजिए E1 आया, E2 आया, E3 आया, ये हमारे पास 3 हो गए। ठीक है, E1 का मतलब है C1 C2 आया, E2 का मतलब है C2 C3 आया, E3 का मतलब है बेटा कि C1 एंड C3 आया। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, हमें सेम कलर, सेम तो किसी पे मिल सकता है ना, सेम कलर होना चाहिए। मैंने मान लिया इसको A बोल दिया। तो बेटा ये जो A है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है E1 हुआ हो, मतलब C1 C2 सेलेक्ट हुए हो एंड तब सेम कलर आया हो उन दोनों कॉइन्स पे। तो मतलब अगर मुझे सेम कलर की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो E1 होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब C1 C2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इनटू अगर C1 C2 सेलेक्ट हुए हैं तो सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस E2 में जाने की प्रोबेबिलिटी, और अगर बेटा E2 हुआ है तो सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस E3 में जाने की प्रोबेबिलिटी, और अगर बेटा E3 हुआ है तो सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा तो बेटा E1 होने की प्रोबेबिलिटी, सब तो बेटा सिमेट्रिक है ना, E1 E2 C1 C2 C2 C3 और C3 C1, है ना, सब कुछ अगर बेटा हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है तो E1 C1 C2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बेटा कितनी हो जाएगी, 1/3, E1 E2 की भी 1/3 और बेटा E3 की भी 1/3। ठीक है, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि टोटल तरीके कितने हैं 2 कॉइन लेने के, 3C2, और बेटा C1 C2 लेने का तरीका तो एक ही है, तो 1 टोटल तरीके, तो 1 बस C1 C2 लेने का तरीका 1/3C2, तो बेटा कितना होएगा वो फाइनली 1/3 दे देगा। ठीक है, तो बेटा ये तो हमारे पास जो है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। अब ये देखिए E1 हुआ है, मतलब C1 C2 दोनों आए हैं तो उन पर सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी, तो C1 C2 आए, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, सेम कलर कब आ सकता है, सेम कलर तो बेटा तब आ सकता है जब दोनों पे ब्लू आ जाए। क्योंकि बेटा बात ऐसी है कि इसमें हमारे पास जो दी हुई डिटेल थी ना, उनमें या तो ब्लू आ सकता है या रेड आ सकता है, वाइट आ सकता है, और दोनों पे सेम कलर सिर्फ ब्लू ही है। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो दोनों में बेटा सिर्फ ब्लू कलर ही कॉमन है, दोनों में ब्लू कलर ही कॉमन है। तो बेटा इसका मतलब इसमें भी ब्लू आना चाहिए और बेटा उसमें भी ब्लू आना चाहिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हम बोल रहे हैं कि इसमें भी ब्लू आना चाहिए और उसमें भी ब्लू आना चाहिए। बेटा दूसरी बात ये है कि ये तो ठीक है हमारे पास कि इसमें भी ब्लू आना चाहिए, उसमें भी ब्लू आना चाहिए, लेकिन इसमें ब्लू का मतलब हेड आना है और उसमें ब्लू का मतलब टेल आना है। सही है, तो मतलब ये हो गया कि सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी मतलब C1 में हेड आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इनटू C2 में टेल आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही बेटा यहाँ
दोनों में सेम आने की प्रोबेबिलिटी C2 C3 में, तो C1 C2 C3 में सेम आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि दोनों में ही टेल आ गया, तो दोनों में ब्लू ब्लू हो जाएगा ना। तो पहले में भी टेल आने की C2 में भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी और बेटा C3 में भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी। इसको देखिए E3 की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 हो गई। E3 हुआ है मतलब C1 और C3 सेलेक्ट हुए हैं, तो C1 में जो है वो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और बेटा C3 में ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - p। तो बेटा ये जो है हमारे पास जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 29/96 दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा ना बेटा, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना। यहाँ से शायद ऐसा हो जाएगा कुछ कि 1 - p/6 मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 + 2 टाइम्स 1 - p इक्वल टू 29/96। बेटा ये जो है कुछ कट जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने ऐसे 2 से कट कर दिया 3 और 3 से बेटा ये कट हो गया 9, 3 × 3 एंड 2 ऐसा कुछ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 1 - p एंड 2 - p इंटू 32/29। ठीक है, तो बेटा ये ना एक क्वाड्रेटिक बन गया, ये हो गया 32p²। उसके बाद क्या हो गया बेटा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट में आया था -3p, तो -3p मतलब -96p। इसमें एक और क्या आया 64 और -29 इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 32p² -96p और +35 इक्वल टू 0। तो बेटा आप बस इसके फैक्टर देख लेना, ये इसे p की जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये जो है क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी है और उसमें जो है आंसर जो है मैच नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो भी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आंसर आएगा वही जो है आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, तो आप कन्फ्यूज मत होना। कोई दिक्कत है तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। टू होल नंबर्स आर randomly selected and multiplied. Consider two events E1 and E2 defined as, बेटा E1 को इसने डिफाइन किया है कि देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5। बेटा इसने E2 को लिखा है कि यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है उनके प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसने बोला है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मैं स्टेटमेंट पे लिख देता हूँ बेटा, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि E1 इज ट्वाइस एज लाइकली टू ऑकर एज E2। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि इसने बोलने की कोशिश की है कि E1 की प्रोबेबिलिटी E2 से दोगुनी है। दूसरा बेटा ऑप्शन दिया हुआ है कि E1 एंड E2 आर इक्वी प्रोबेबल। इक्वी प्रोबेबल मतलब कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा, E2/E1 इक्वल टू 1/4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। और बेटा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, E1/E2 इक्वल टू 1। तो देखते हैं बेटा कि क्या क्या जो है कैसे कैसे हमें करना है। बेटा एक बात बताइए, जब कोई भी होल नंबर दिए हो
होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमें सिर्फ एक बात बताइए यहाँ पे और कि यूनिट प्लेस सिर्फ काम करेगा, 5 से नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये सिर्फ यूनिट प्लेस वाली डिजिट बताएगी। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो बेटा इसका मतलब नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो अगर 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो सिर्फ यूनिट प्लेस काम करेगा, बाकी तो कुछ है नहीं। तो सिर्फ यूनिट प्लेस को देख लीजिए। तो बेटा होल नंबर्स में पॉसिबल यूनिट प्लेस क्या क्या होते हैं? पॉसिबल यूनिट प्लेसेस इन होल नंबर, बेटा या तो 0 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिट प्लेस सिर्फ यही हो सकते हैं यूनिट प्लेस पे। तो मतलब ये टोटल, इसका मतलब ये है कि 10 तरीके के ही हमारे पास होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और सभी इक्वल हैं। भाई जितनों पे 0 होता है, मान लीजिए आप कोई भी एक सेट ले लीजिए, जैसे जैसे सेम टाइम के बाद रिपीट होगा ना, जैसे इसके बाद फिर से 10 11 12 13 14, तो फिर से 0 1 2 3 ऐसे 9 तक चलेगा, फिर से यूनिट प्लेस पे 0 से 9 तक चलेगा। इसका मतलब यही 10 डिजिट्स हैं जो यूनिट प्लेस पे मिलेंगी और वही बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इसका मतलब अगर हमने ये सेट ले लिया तो सारे इसी के बस सिमेट्रिक सेट हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल जो है यूनिट प्लेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अगर ये हमारे पास यूनिट प्लेस की डिजिट है पॉसिबल, तो बेटा अब हम जो है एक काम करते हैं। अगर हमें चाहिए देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5, अगर हमें इवन की बात चाहिए तो इवन में क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट में यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी 0 और 5। क्योंकि बेटा अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट 5 से जो है वो क्या हो जाएगा भैया? डिविजिबल हो जाएगा। सही बात है। तो इसका मतलब बेटा इसी के लिए काम करें। तो अगर वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो बताइए किस तरह से हम इन 10 पॉसिबिलिटीज़ में से 2 नंबर लें कि बेटा उनमें जो है यूनिट प्लेस, उनके प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो एक काम करिए, आप एक काम कीजिए, एक नंबर को तो ले लीजिए, क्या एक नंबर को तो क्या ले लीजिए? 0 या फिर 5 वाला ले लीजिए, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 हो, एक नंबर को, है ना। और दूसरे को क्या ले लीजिए? फर्स्ट तो हमने ऐसा ले लिया बेटा, और बेटा सेकंड क्या चाहिए? जो सेकंड नंबर है प्रोडक्ट होने वाला वो कुछ भी ले लीजिए, एनी वन। क्योंकि बेटा 0 या 5 का जब इंटू होगा किसी में भी तो या तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या फिर 5 आएगा। इसका मतलब पहले वाले को लेने के तरीके या तो 0 वाला चाहिए या फिर 5 वाला चाहिए, तो 2 तरीके इंटू। बेटा हमारे पास जो है इसको लेने के कितने तरीके हैं? एनी वन को लेने के तरीके हैं बेटा, कुछ भी चलेगा इन 10 में से, 10 पॉसिबिलिटीज़ में से, तो 10 ऑप्शन है हमारे पास। और अपॉन टोटल तरीके कितने हैं? ये 10 ऑप्शन है, तो 10 में से 2 लेने के तरीके। ठीक है, ये हो गया क्या बेटा हमारा? PE1। इसकी आप चाहें तो वैल्यू भी निकाल के रख सकते हैं। ये शायद 20/10 इंटू 9/2 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये कुछ कट रहा है क्या बेटा? 10/2 मतलब 4/9 आ गया। अगर हम लोग बात करें बेटा E2 की, तो E2 में क्या बोला गया है? E2 में बोला गया है कि यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 एट यूनिट प्लेस। बेटा 5 कब हो सकता है यूनिट प्लेस पे? कि एक नंबर तो क्या लिया जाए बेटा? एक नंबर तो क्या लिया जाए? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट या सेकंड जो भी आप रखना चाहें, पहला नंबर तो लेना चाहिए 5 वाला जिसमें लास्ट में 5 हो। और दूसरी बात बेटा, दूसरा नंबर कैसा लेना चाहिए? सेकंड वाला ओड नंबर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा ओड नंबर में जब यूनिट प्लेस पे 5 होगा और ओड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस पे 5 ही बचेगा। तो सेकंड वाला क्या होना चाहिए? ओड नंबर होना चाहिए। तो बेटा इस यहाँ तो 5 ही रहेगा, तो 5 तो एक ही तरीके से लिया जा सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ सिर्फ 5 ही रखना है पहले नंबर में, तो इनमें से एक ही ऑप्शन में 5 है, तो एक तरीका। बेटा दूसरा क्या चाहिए? ओड नंबर। ओड नंबर कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया बेटा हमारे पास? 5 हो गए। तो PE2 है ना, 5 हमारे टोटल हो गए। अच्छा, और अपन टोटल तरीके तो कितने हैं? वो 10C2 वही। तो 10C2 जब हम लोग जो है बेटा करेंगे तो ये कितना हो गया? ये हो रहा है टोटल मिला के 1, जब इसकी वैल्यू देखेंगे ना 10 × 9/2, तो ये 10 × 9/2 ये हो गया बेटा 1/9। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत है बेटा? तो जब भी होल नंबर लेने हो आप क्या करिए, 0 से 9 तक का एक सेट ले लीजिए और उसमें से फिर सेलेक्ट किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि होल नंबर यही तो रिपीट होते रहते हैं, 0 से 9 होता है यूनिट प्लेस और वही बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, सेम यूनिट प्लेस रिपीट होते रहेंगे।
अब देखते हैं कि इसने क्या बोला था हमें। बेटा इसने बोला था पहली बात तो कि E1 इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू ओकर एज E2, मतलब सीधी बात E1 की प्रोबेबिलिटी E2 से 2 गुनी है, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, E1 की प्रोबेबिलिटी E2 से 4 गुनी है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बेटा इसने बोला था कि E1 एंड E2 आर इक्वी प्रोबेबल। अगर ये E1 एंड E2 आर इक्वी प्रोबेबल तो बेटा नहीं बेटा, सेम प्रोबेबिलिटी थोड़ी है दोनों की, तो ये भी गलत हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, PE2 अपॉन E1 पे। तो ये बेटा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है, तो इसको बेटा ट्राई करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेटा आपको जो है फॉर्मूला ध्यान होगा शायद। एक बात बताइए, ट्राई करते हैं। अगर बेटा हमारे पास जो है, अगर हमारे पास PE2 अपॉन E1 की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE1। बेटा ये जो है ना, E1 एंड इंटरसेक्शन का E2 का कॉमन की बात करते हैं। बेटा E1 का मतलब क्या लिखा हुआ है, E1 का मतलब है कि यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी 0 और 5, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है। और बेटा E2 का मतलब क्या है, क्या 5 एट यूनिट प्लेस। तो बेटा दोनों कॉमन बात क्या हो गई, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया, इसने बोला 0 या 5 है यूनिट प्लेस पे, इसने बोला बेटा 5 है यूनिट प्लेस पे। इसका मतलब कॉमन क्या हो गया कि 5 एट यूनिट प्लेस, मतलब E2 ही कॉमन आ गया। ठीक, E2 ही कॉमन आ गया, चूंकि E2 जो है मुझे इसका सबसेट दिखा E1 का। ठीक है बेटा, E1 का मतलब था कि 0 या 5 है यूनिट प्लेस पे, और E2 का मतलब है बेटा कि 5 है यूनिट प्लेस पे। तो दोनों कॉमन आ गया कि 5 है यूनिट प्लेस, मतलब E2 खुद ही कॉमन आ गया दोनों में। तो बेटा ये PE2 अपॉन E1 हो गया। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब इनकी तो मैंने दोनों की अभी अभी वैल्यू देखी थी ना बेटा, PE1 के E2 कितना था, ये 1/9, और ये कितना था बेटा 4/9। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूँ PE1 अपॉन E2 की, तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे PE1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन PE2। बेटा अभी अभी तो मैंने देखा था, क्योंकि PE2 सबसेट है E1 का, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया था, E2। अच्छा, और नीचे क्या है, PE2। तो बेटा वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कट के क्या आ गया, 1 आ गया, PE1 अपॉन E2। मतलब ये एक श्योर इवेंट है। कोई दिक्कत है बेटा? तो आप जो है मतलब ये हमारे, इनको नोट कर लीजिएगा बेटा आप अच्छे से क्वेश्चंस को, है ना। और बाकी जो है यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाता है बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो आपकी जो है उसमें आपके क्लास के ग्रुप में मैं क्वेश्चन जो है भिजवा दूँगा, उनको ट्राई करना। और इसमें जो भी आप जो है क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसमें जहाँ जहाँ डाउट आएगा वो क्वेश्चन नंबर मुझे सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और मैं उसका जो है आपको सॉल्यूशन दिलवा दूँगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आज के क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ जो है सिखा के गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहाँ ख़त्म करते हैं, यहीं प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ नया देखेंगे। थैंक यू।